कि तहरीक इंसाफ को पीआईडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं मिली। पीटीआई के अरकान असेंबली को दाखिले से रोक दिया गया और तमाम गेट बंद कर दिए गए। तहरीक इंसाफ के नईम उल हक और शहरयार आफरीदी समेत दीगर रहनुमा पीआईडी पहुंचे तो जिन्होंने पीआईडी में दाखिले की इजाजत न मिलने पर शदीद एहतजाज किया और सड़क पर ही न्यूज कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी है। इस वक्त पीटीआई के तर्जुमान नईम उल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, मुलाहिजा कीजिए। जो इत्तेफाक से आप बन चुके हैं, आप में इतनी इस्तिताअत, इतनी अहलियत नहीं है कि आप जमहूरी जो इख्तियार हैं उनको पामाल करके अपने नाजायज इस्तेमाल करके अपने इख्तियारात को अवाम को कुचलें, अवाम के जज्बात को कुचलें और अपोजिशन पार्टीज को हर तरीके से, हर मुमकिन तरीके से कुचलने की कोशिश करें। हम अपनी जद्दोजहद को और बढ़ाएंगे। कल इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह आप देखेंगे एक अजीम शान इंसानों का समंदर है, वो मुतालबा करेगा एक दफा फिर कि नवाज शरीफ साहब अपने ओहदे से इस्तीफा दें। वो वजारत आज़म के ना कानूनी तौर पे, वजारत उज़्मा के ना कानूनी तौर पर, ना अखलाकी तौर पर वो अब उसके अहल नहीं रहे और उनको जितनी जल्दी हो सके उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुकम्मल तौर पर एहतराम करते हैं। हमारे खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं हुकूमत की तरफ से, तरह तरह की। रोजाना सुबह से शुरू होते हैं, रात तक अफवाहें फैलाते रहते हैं, गलत कहानियां बताते रहते हैं और यहाँ पीआईडी में आकर हम पर झूठे इल्जाम लगाते हैं। एक मिनट के लिए शहरयार आफरीदी साहब हमारे एमएनए कोहाट से और फिर उसके बाद 1 मिनट के लिए हमारे सेनेटर शिबली फराज भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है कि एक इदारा जिसमें पीटीआई के रहनुमा नईम उल हक, शहरयार आफरीदी, सेनेटर शिबली फराज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पीआईडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत न मिलने के बाद पीटीआई के रहनुमाओं ने पीआईडी के बाहर ही मीडिया से गुफ्तगू शुरू की है। पीआईडी में इजाजत तलब की गई थी पीटीआई की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ताहम इजाजत नहीं मिली और जब ये रहनुमा प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पहुंचे तो वहां पर उसके दरवाजे बंद किए जाने के बाद इन्होंने शदीद एहतजाज किया और सड़क पर ही न्यूज कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी है। इस वक्त नईम उल हक की गुफ्तगू के बाद फाटा से एमएनए शहरयार आफरीदी गुफ्तगू कर रहे हैं। इस मौके पर नईम उल हक का ये कहना था कि वजीर आजम अब अहल नहीं रहे, उनको फौरी इस्तीफा दे देना चाहिए। पीटीआई अरकान को पीआईडी में दाखिले से रोक दिया गया। इन अरकान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी लेकिन उनको वहां दाखिले से रोका गया, जिसके बाद पीटीआई के जो रहनुमा हैं उन्होंने एहतजाज भी किया है। इजाजत न मिलने पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत न मिलने पर तहरीक इंसाफ ने पीआईडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं मिलने पर यहाँ पर एहतजाज किया है। नईम उल हक ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम अहल नहीं रहे, उन्हें फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए और उनके साथ ये नाइंसाफी की गई है जो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं दी गई। इस वक्त पीटीआई के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नईम उल हक का यह कहना था कि हुकूमत की हट धर्मी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाएगी। वजीर आजम के अहल नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि सानिया मॉडल टाउन और डॉन लीग्स की रिपोर्ट शाया की जाए और ये रिपोर्ट्स क्यों नहीं शाया की जा रही, इसका मुतालबा किया उन्होंने। हुकूमत जिन पे प्राइम मिनिस्टर पे जिसपे कि ये साबित हो गया है कि वो ना सादिक है और ना अमीन है, उन्होंने आज साबित किया है कि बावजूद इसके कि उनमें कोई अखलाकी कोई जवाज नहीं है वजीर आजम पे रहने का, न सिर्फ ये बल्कि उनके जो कारिंदे हैं उन्होंने उन इदारों पे यानी उन हुकूमती इदारों पे जिसपे कि हम सब का हक बनता है और खास तौर पे पार्लियामेंटेरियंस का, उनको जिस बदतमीजी के साथ, जिस बेहयाई के साथ रोका गया, जिस तरह की उनकी तजलील की उसका जवाब तो हम लेंगे। लेकिन कौम ने देख लिया है कि ये वो लीडरान है जो कि पाकिस्तान के इदारों को अपनी जाती मिल्कियत समझते हैं और जिसमें कि वो समझते हैं कि जिनकी मर्जी उनकी मर्जी होगी, सिर्फ उनके जो भाड़ है वो ही आके इधर तमाशा लगाएंगे और वो किसी सियासी लीडर को यहाँ पे बात करने नहीं देंगे। तो उनको शर्म आनी चाहिए। 1 मिनट फवाद चौधरी साहब, एक जो आजादी आज आप पीआईडी में। अच्छा जी, पहले तो हमें ये बड़ा अफसोस है कि सारे आप लोग जो है वो बैठे हुए हैं, धूप में बैठे हुए हैं। आप सारे हजरात जो है वो धूप में बैठे हुए हैं और आप ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल देंगे, हमने दी है, आप दी है। और पहली बात ये है कि हमने वो दी है, देंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारी हुकूमत एक अखलाकी हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ी हुई है।
अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि हमें बड़ा अफसोस है कि आज ये सारे जो दोस्त हैं आपको गर्मी में यहाँ पे खड़ा होना पड़ा और उसकी जो जिम्मेदारी है। अच्छा, हमें एक तो बड़ा अफसोस है कि सारे दोस्तों को गर्मी में खड़ा होना पड़ा। खुद तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जंदल साहब के साथ मरी में हैं और आप सबको और हमें यहाँ पे गर्मी में खड़ा होना पड़ा। और ये पार्लियामेंटेरियन सारे मुराद साहब, शिबली साहब, शहरियार और ये सारे जो हैं हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, हमारे लिए तो जो सड़क है वही PID है। आप लोग जहाँ जहाँ पे हैं, हम लोग वहाँ पे हैं और जहाँ जहाँ पे आप लोग हैं इंशाल्लाह मेला वहीं पे लगेगा। और जो आज जो इन्होंने यहाँ पे हरकत की है उसके ऊपर तो तफसीली शहरियार ने, शिबली साहब ने बात की है, नईम साहब ने। 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, एक तो कल हमारा जो जलसा हो रहा है इंशाल्लाह भरपूर ताकत से वहाँ पे वो जलसा जो है वो होगा। आज जो वजीर आजम साहब ने हमें जो जिसके ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए वजीर आजम से वो ये है कि ये जो जंदल साहब अचानक आए हैं, जब भी पाकिस्तान में कोई क्राइसिस आता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी का, ये जो जंदल है ये वहाँ पे कूद पड़ते हैं। आप देखिए कि सबसे पहले जब नरेंद्र मोदी का ओथ था, हलफ था, तो ये जंदल साहब से मिलने प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे गए और सारी फैमिली के साथ वहाँ पे उन्होंने बात की। उसके बाद जब नेपाल में वजीर आजम गए तो जंदल के साथ इनकी मीटिंग हुई और नरेंद्र मोदी का मैसेज जो है इनको दिया गया। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी का जो विजिट आया पाकिस्तान में, वो भी इन्होंने जंदल साहब ने ही इसको जो है वो कोऑर्डिनेट किया था। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो जंदल के ऊपर सिक्योरिटी, और ये बताया जाए कि हमारे जो कर्नल अगवा हुआ है नेपाल में, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने अब तक क्या किया है जी। ये यहाँ पे जो बात हो रही, अच्छा, आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि हम कानूनी मशावरत के बाद हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और मुतालबा करेंगे कि PID की जो फैसिलिटीज हैं, जो सहूलतें हैं, वो हमें या किसी भी ऑपोजिशन पार्टी टैक्स पेयर को इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। जनाब, और इसका आप मुलाहिजा कर रहे हैं PTI के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI के तर्जुमान नईम उल हक, फवाद चौधरी और दीगर इस वक्त मौजूद हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत तलब की गई थी PTI की जानिब से, ताहम इजाजत ना मिलने पर एहतजाज भी किया PTI ने और बाहर अब प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ये भी जारी है इस वक्त। नईम उल हक का कहना है कि वजीर आजम के अहल नहीं रहे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अहम खबर देंगे आपको, भारतीय वफ्द की वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से मुबैना मुलाकात ने सियासत में हलचल मचा दी है। 3 रुकनी वफ्द में भारतीय स्टील टाइकून साजिद जंदाल भी शामिल थे। तहरीक इंसाफ ने मामला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान किया है, जबकि पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी गई है। दफ्तर खारजा ने वजीर आजम से भारतीय वफ्द की मुलाकात से लाइल्मी का इजहार किया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, मरी में वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से भारतीय वफ्द की मुलाकात ने सियासत में हलचल मचा दी है। 3 रुकनी वफ्द में भारतीय स्टील टाइकून साजिद जंदाल भी शामिल थे और तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि साजिद जंदाल भारतीय वजीर आजम मोदी का खास पैगाम लेकर वजीर आजम से मिले हैं, जबकि दफ्तर खारजा इस मुलाकात से मुकम्मल तौर पर लाइल्म था। इसी बारे में हम बात करेंगे, तज्जिया लेंगे। मारूफ तज्जियाकार और प्रोग्राम HQ के मेजबान अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? एक वफ्द से मुलाकात वजीर आजम की हुई है, साजिद जंदाल इसमें शामिल है, पहले भी इनके साथ मुलाकातों के हवाले से खास ही उंगलियां उठी थी। बिल्कुल, ये जो ताल्लुकात पुराने हैं इनको साबित करने की मेरे ख्याल में कोई इसमें किसी को मुश्किल नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी तस्वीर मौजूद हैं। जो भारत जब वज़ीर आज़म साहब गए थे, नरेंद्र मोदी की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, उस वक्त भी मुलाकातें हुई थी और ये कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं। और जो अभी इंफॉर्मेशन अभी तक इस्लामाबाद में यही है कि बेसिकली ज़ाहिर है वो चकलाला बेस पे यहाँ एयरपोर्ट पे उतरे हैं और यहीं काबुल से आए थे। तो ये तमाम जो इदारे हैं गवर्नमेंट के, उनके इल्म में है। हालांकि अभी खबर आ रही है कि दफ्तर खारजा ने जो है ला इल्मी का इजहार किया है इस हवाले से। मेरे ख्याल में उनको अभी तक ब्रीफिंग नहीं मिली होगी कि इस हवाले से क्या कहना है या क्या नहीं कहना, लेकिन बेसिकली ये है कि ये इंफॉर्मेशन मौजूद है कि ये मुलाकात हुई है। अब इसमें सिर्फ 2 ही पहलू हैं कि इसमें स्टेट काम था, स्टेट बिजनेस था, कोई मैसेज आया था भारतीय वजीर आजम साहब की तरफ से, या जैसे कि अब सियासी मुखालफिन वजीर आजम साहब के कह रहे हैं कि ये प्राइवेट बिजनेस है।
नवाज शरीफ साहब का, उनका जो फैमिली बिजनेस है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर एलिमेंट जो है ऑफिशियल स्टेट बिजनेस भी हुआ है और इसके अंदर मैसेज जो है वो कन्वे हुआ है। मैसेज कन्वे हुआ है, कौन सा मैसेज कन्वे है अहमद, इसी हवाले से हम आपसे मजीद बात करेंगे, आप हमारे साथ ही रहें। पहले हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं अपने देखने वालों को, फिर इस हवाले से मजीद गुफ्तगू आपसे करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से भारतीय वफ़द की मुबैना मुलाकात। तहरीक इंसाफ ने मामला पार्लियामेंट में उठाने का फैसला कर लिया। फवाद चौधरी का कहना है कि इतलात के मुताबिक मरी में होने वाली इस मुलाकात में साजन जिंदल भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खुसूसी पैगाम लेकर आए। पाकिस्तान की सरजमीन को खून में नहलाने वालों से नवाज शरीफ की कुर्बतें तशवीशनाक हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर ने करारदाद जमा करवा दी। ये कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं था, इसको कार्रवाई का हिस्सा न बनाया जाए, इतने हिस्से को कार्रवाई का हिस्सा न बनाया जाए। करारदाद में मुलाकात पर तहफुजात का इजहार करते हुए मियां महमूद रशीद ने ऐवान और कौम को इत्मीनान में लेने का मुतालबा कर दिया। 3 रुकनी भारतीय वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के हवाले से जब दफ्तर खारजा के तर्जुमान से पूछा गया तो उन्होंने मुकम्मल लाइल्मी का इजहार किया। मारूफ भारतीय सनतकार साजन जिंदल और शरीफ खानदान के ताल्लुकात इससे कबल भी मीडिया में जेर बहस रहे हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जब मियां नवाज शरीफ को सालगिरह की मुबारकबाद देने 25 दिसंबर 2015 को अचानक पाकिस्तान पहुँचे तो साजन जिंदल भी इस दौरान जाती उम्रा में मौजूद थे। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा है कि भारतीय बिजनेस टाइकून साजिद जिंदाल 3 रुकनी वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म से मिले। इस पर खासी चेमेगोइयां हो रही है। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली में इस हवाले से करारदाद भी जमा कराई है। अहमद, आप अब क्या कहेंगे मजीद इस हवाले से कि दफ्तर खारजा एक तरफ लाइल्म है, अगर ये कहा जाता है हुक्मरान जमात की जानिब से कि ये एक ऐसी गैर रस्मी मुलाकात थी, आपके ख्याल से क्या इस मुलाकात को मुलतवी नहीं कर दिया चाहिए था वज़ीर आज़म को? गो के आज के तनाजुर में देख रहे हैं कलभूषण का मामला भारत उठा रहा है, एहसानुल्लाह एहसान के एतराफी वीडियो के बाद कलभूषण के हवाले से तो और सख्त पाकिस्तान के मौक़िफ़ मजीद मजबूत हुआ है। ये नेचुरल सी बात है कि दफ्तर खारजा जो है लालमी का इजहार करेगा, क्योंकि ये बेसिकली हिस्सा है बैक चैनल डिप्लोमेसी का जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं जब से मुंतखब हुए हैं वो परसू कर रहे हैं। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा पब्लिक जलसे के अंदर जो ये कहा था कि मैं मुंतखब हुआ हूँ इस मैंडेट के साथ कि मैंने भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं। तो इन्होंने ये बैक चैनल डिप्लोमेसी रखी हुई है। मेरे ख्याल में जो आपके रियासत गवर्नमेंट के दूसरे इदारे हैं जिसके अंदर दफ्तर खारजा भी है और जिसके अंदर फौज भी है, और ज़ाहिर ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हवाले से परसू करेंगे, वो सब ऑन बोर्ड होंगे। इसकी कंफर्मेशन नहीं है लेकिन डेफिनेटली ये मुलाकात जो हुई है मरी में कल, इस हवाले से इंफॉर्मेशन होगी तमाम मुतल्लिक़ा इदारों को जो गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और वज़ीर आज़म के मातहत हैं। तो ये मौजूद है और बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है। लेकिन सवाल ये है जो अब मेन ऑब्जर्वेशन हमें जिस पे हमें बात करनी चाहिए वो ये है कि वज़ीर आज़म, ये हम डिबेट कर सकते हैं कि क्या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को इस वक्त नुमाइंदे खुसूसी भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का रिसीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या वो कोई पेशरफ्त भारत की तरफ से आ रही है? क्या कोई कंसेशन भारत की तरफ से आ रही है? नहीं नजर आ रही, कोई नजर नहीं आ रही। तो इसमें ये सवाल उठता है कि और जो पीटीआई उठाने जा रही है पंजाब असेंबली में कि आया इस टाइम पे जो है क्या कोई फायदा है इस किस्म की बैक चैनल डिप्लोमेसी रखने की मोदी साहब से? आप ये भी ज़हन में रखें कि जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नुमाइंदे खुसूसी मोदी साहब के यहाँ रिसीव करते हैं तो बेसिकली वो हेल्प कर रहे हैं मोदी साहब को कि वो अमेरिका के सामने और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इंडिया ये कह सके कि देखिए हम तो पाकिस्तान अपने नुमाइंदे भी भेज रहे हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं अमन लाने की, अब पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा। तो ये कंसेशंस हमारी तरफ से देना और हमारे वज़ीर आज़म साहब की तरफ से देना, ये एक सवाल ये निशान है। बाकी ये कि बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती है। सवाल यही है कि क्या इस वक्त मुनासिब था कि वज़ीर आज़म साहब जो है इस पे क्या वाकई इंडिया कोई कंसेशन हमें देने जा रहा है? क्या कोई इतराफ करने जा रहा है कि ये दहशतगर्दी खत्म करेगा जो पाकिस्तान में कर रहा है? बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी हमसे बात करने की। एक और अहम खबर शामिल करते हैं। वफाकी वजीर रियाज पीरजादा ने कायदे आजम गेम 2017 मुलतवी कर दी है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल को ओहदे से हटाने के बाद रियाज पीरजादा नाराज हैं। जराये के मुताबिक रियाज पीरजादा ने डीजी स्पोर्ट्स को ओहदे से हटाने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि वजीर आजम की तरफ से आज मुलाकात का वक्त नहीं मिला तो वो वजारत से इस्तीफा दे देंगे। कायदे आजम गेम्स 5 मई से इस्लामाबाद में मुनक्किद होना है और इस वक्त ये गेम्स 2017 मुलतवी कर दी गई हैं वफाकी वजीर रियाज पीरजादा की जानिब से। शाकिर अब्बासी से मजीद अपडेट्स भी लेते हैं। शाकिर, आप ये बताएगा भी वजीर आजम से मुलाकात का वक्त मिल सका या नहीं? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल को 2 दिन पहले मुअत्तल किया गया है। स्पोर्ट्स बोर्ड बेसिकली वज़ारत बैनुल-सूबाई राब्ता के ज़ेरे इंतज़ाम आता है। तो जो मिनिस्टर हैं बैनुल-सूबाई राब्ता रियाज पीरजादा, इस पर काफी बरहमी का इज़हार किया गया कि मेरे इल्म में लाए बगैर, मुझसे राय लिए बगैर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी को मुअत्तल कर दिया गया और जो मुअत्तली का लेटर जारी किया गया उसमें वजूहात तक नहीं लिखी गई कि किन वजूहात की बिना पर डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड को मुअत्तल किया, जिस पर वो काफी बरहम दिखाई दी और उन्होंने आज
वज़ीर-ए-आज़म के जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर हैं, हमारे ज़राए के मुताबिक उनको टेलीफोन किया और उन पे इस पे एहतराम का इज़हार किया और कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए वक्त दिया जाए ताकि मैं उनसे अपने जो खदशात हैं, जो कंसर्न है, उनको आगाह कर सकूं। अभी तक हमारे हमें कंफर्म नहीं किया कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से उनको कल मुलाकात का वक्त दिया गया या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेरी जो ये मामलात हैं या मेरे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको ख़त्म ना किया गया तो वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी भी हो सकते हैं। ये हमारे ज़राए ने वफाकी वज़ीर आज़म ज़ादा ने कायदे-ए-आज़म गेम 2017 मुलतवी कर दी। बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी। 10 अरब के इल्जाम पर शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। वजीर आला पंजाब का कहना है कि इमरान खान ने 10 अरब रुपए का इल्जाम आयद करके झूठ बोलने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इमरान खान को झूठा साबित कर दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट नियाजी साहब के सादिक और अमीन होने का फैसला करे। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को भी तनकीद का हदफ बनाया। गलत बयानी और झूठ का उन्होंने माजी में रिकॉर्ड क्रिकेट में कायम किए, ये झूठ का रिकॉर्ड कायम कर दिया उन्होंने, जिसका कि बेहद अफसोस है। इसके लिए इंशाअल्लाह मैं भरपूर अपना जो कानूनी हक रखता हूं, मैं इंशाअल्लाह मैं उसको अपनाऊंगा। और पनामा केस में खामोश रहने के लिए इमरान खान को किसने 10 अरब रुपए की पेशकश की? खुर्शीद शाह ये कहते हैं कि कप्तान नाम बताएं वरना उन्हें सियासत से हाथ धोने पड़ सकते हैं। दानियाल अजीज कहते हैं कि इमरान खान झूठे हैं। सवाल 10 अरब का, किसने पेशकश की, किसने खामोशी की कीमत लगाई? कप्तान नाम बताएं। मुस्लिम लीग नून ने जवाब मांग लिया। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम नाम लो। दानियाल अजीज ने इसरार किया, या तो इमरान खान ऑफर करने वाले का नाम बताएं या तस्लीम करें वो झूठ बोलते हैं। उनका एक एक झूठ साबित करके दिखाएंगे। अब जवाब दो, नाम दो। अगर तुम मर्द हो और तुम्हारे में हिम्मत है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम नाम लो। इस कौम को तुम्हारे बेवकूफ बनाने के दिन अब खत्म हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह और ANP सरबरा असफम यार वली ने भी कप्तान से नाम बताने का मुतालबा कर दिया। इतना ऑफर हुए तो वो तो ठीक नहीं, या तो डिटेल्स आए, इमरान खान बता दे कौन गया है उसके पास। इमरान खान ने कहा कि 10 अरब की पेशकश करने वाला शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और उनका मुश्तरका दोस्त था, लेकिन वो नाम नहीं बताएंगे। रिश्तेदारी है, उनके भाई की रिश्ते इनके काफी करीब है, उसके थ्रू ऑफर आई और दुबई के जरिए इन्होंने ऑफर किया। और ये नहीं कहा 10 अरब, सिर्फ 10 अरब स्टार्टिंग पॉइंट। और जो आदमी था उसको भी ऑफर किया कि अगर तुम इसको मनवा लो हम तुम्हें भी पैसे देंगे। 10 अरब के सवाल से मुतालिक इसरार बढ़ता जा रहा है। अब देखना है कप्तान कब तक दबाव बर्दाश्त कर पाते हैं। और बड़े केस की होंगी अब बड़ी तहकीकात। पनामा मुकदमे में JIT के लिए 6 इदारों ने नाम सुप्रीम कोर्ट को भेज दिए हैं। जस्टिस एजाज अफजल के बैरून मुल्क होने के बायस JIT की हतमी तश्कील 30 अप्रैल को होगी। 6 इदारों के नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उठाए गए 13 सवालात का खोज लगाएंगे। व्हाइट कॉलर क्राइम कैसे हुआ? कतरी खत की हकीकत क्या है? लंदन फ्लैट्स किसने और कब लिए? तहकीकात की घड़ी आ पहुंची। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्टर ऑफिस को JIT के लिए 6 इदारों के नाम मौसूल। ISI, MI, स्टेट बैंक, NAB, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और FIA ने अपने अपने नुमाइंदों के नाम भेज दिए। जराये का कहना है कि इन इदारों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को वाजिद जिया, अहमद लतीफ, डॉक्टर शफीक, मजहर मिर्जा, अली अजीम और उस्मान हयात के नाम भेजे गए हैं। JIT के नामों की हतमी मंजूरी पनामा बेंच में शामिल जजेस देंगे। ताहम जस्टिस एजाज अफजल बैरून मुल्क होने की वजह से दस्तयाब नहीं है। उनकी वापसी 30 अप्रैल को होगी, जिसके बाद JIT की हतमी तश्कील हो सकेगी। तहरीक इंसाफ कल इस्लामाबाद में पावर शो करेगी। परेड ग्राउंड में तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां शुरू हैं, स्टेज भी सजाया जा रहा है। मजीद बता रही है हमारी नुमाइंदा इफ्फत हसन रिजवी। इफ्फत, क्या बताएंगे आप, कैसी तैयारियां जारी हैं तहरीक इंसाफ के जलसे की?
कल 5 बजे तहरीक इंसाफ का जलसा होगा, लेकिन तैयारियां आज से ही शुरू हो गई हैं। बल्कि मैं कहूं कि जलसे से पहले एक और जलसा यहां पे हो रहा है। इस बार जो है वो मैनेजमेंट चेंज हुई है। स्टेज जो है उस पर हिफाजती जंगला भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये हिफाजती जंगला इस बार लगाया गया है हादसात से बचने के लिए। साथ ही जो खान साहब और दीगर रहनुमाओं की चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं वो भी लोहे की सीढ़ियां, मजबूत सीढ़ियां लगाई गई हैं ताकि कोई भी हादसा हो उससे बचा जा सके। हमारे साथ एक जियाली कह सकते हैं इनको, नादिया खट्टक मौजूद हैं जो कि तहरीक इंसाफ के हर जलसे की जान है। नादिया, क्या कारकुनान के जोशो खरोश की क्या अहवाल है? और मैं ये कहूंगी कि जैसे 23 मार्च में यहाँ परेड हुई थी, कल 28 को यहाँ पर एक लोगों का जो सिविल फोर्स है हमारी पाकिस्तान की, जो एक मजबूती की तरफ गामजन करेगी, वो यहाँ पर आएंगे, जिसमें खवातीन, बच्चे, बूढ़े, नौजवान और पूरे पाकिस्तानी कहते हैं ना कि वो जो करप्शन फ्री पाकिस्तान, यानी इस्तीफा दो नवाज शरीफ, गो नवाज गो, ये होगा। कल नारे भी लगेंगे, गाने भी बजेंगे, तराने बजेंगे और तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपने कायद के साथ यानी इमरान खान के साथ नवाज शरीफ से फिर कोई नए मुतालबे करेंगे, हुकूमत को जाने घर जाने। बहुत शुक्रिया आपका इफ़्फ़त हसन रिजवी, हमें तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियों के हवाले से आगाह करने के लिए। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यू न्यूज। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की बात करें, जहां आजादी के लिए ख्वातीन की जिद्दोजहद देखकर भारत खौफजदा हो गया है। बिल्कुल, दुख्तरान मिल्लत की सरबराह आसिया इंदराबी को पाकिस्तानी परचम लहराने पर हिरासत में ले लिया। पुलवामा, कुपवाड़ा और शोपियां में काबिज भारतीय फोर्सेज और तलबा में झड़पें होती रहीं। आंसू गैस की शेलिंग से 20 तलबा जख्मी हो गए। बंदूकों वाले डरते हैं निहत्ती लड़की से। जालिम भारत कश्मीरी खवातीन से डर गया। दुख्तरान मिल्लत आसिया इंदराबी को हिरासत में ले लिया गया। भारतीय पुलिस ने श्रीनगर में आसिया इंदराबी को घर से गिरफ्तार किया। जुर्म ये बताया कि आसिया इंदराबी ने पाकिस्तानी परचम लहराया है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर हम सबका ईमान है। कश्मीरी तलबा भी भारत के खिलाफ सड़कों पर हैं। पुलवामा, कुपवाड़ा और शोपियां में काबिज फोर्सेज और तलबा में झड़पें हुई। भारतीय फोर्सेज की मुसलसल आंसू गैस की शेलिंग से 20 तलबा शदीद जख्मी हो गए। उधर वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आलमी बरादरी को खबरदार किया है कि मसला कश्मीर फ्लैश पॉइंट बन चुका है, अब इसे हल किए बगैर छोड़ा नहीं जा सकता। ख्वाजा आसिफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफगानिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया और शाम में अमरीकी हमलों को गैर मुल्की मदाखलत करार देते हुए इसे अमन के लिए खतरा करार दिया। Amazing technological innovations and the controversial expectation of democratic peace. मॉस्को में दिफाई कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक अंदाज में आलमी बरादरी को खबरदार किया कि कश्मीर का मसला हल न किया गया तो पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम का खतरा है। ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान से डू मोर का मुतालबा करते हुए पैगाम दिया कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन से पाकिस्तानी हदूद में दहशतगर्दों की दरअंदाजी रोके। वज़ीर दिफा ने शाम में अमेरिका के फजाई हमले को गैर मुल्की मुदाखलत करार दिया और कहा कि व्हाइट हाउस ने इसे कीमियाई हमले का रद्द-ए-अमल करार दिया, लेकिन कोई सबूत फराहम नहीं किए। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि ताकत के जरिए शाम में हुकूमत बदलने की पॉलिसी मशरिक़ वुस्ता में अमन कोशिशों को मुतासर कर सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मॉस्को में अपने क़याम के दौरान रूसी हममनसब से भी मुलाकात की। इंतजामी मामलात मुंतखब मेयर को मुंतकिल किए जाएं। MQM ने बल्दियाती इख्तियारात के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। फारूक सत्तार का कहना है कि मेयर और बल्दियाती इदारों के पास कुछ नहीं, वसाइल और इख्तियारात सूबे के पास हैं। हुकूमत ने रखे हुए हैं, बल्दियाती इदारों को, मेयर को, मुंतखब कौंसिल को जाने चाहिए। कराची के इख्तियारात का मामला MQM पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दायर पिटीशन में कहा गया है कि बल्दियाती निजाम जमहूरियत की मुंतसरी है। सिंध हुकूमत आइन और बल्दियाती एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रही है। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि बल्दियाती इदारों के ज्यादातर इख्तियारात सूबाई हुकूमत ने अपने पास रखे हुए हैं, उन्हें फौरी वापस दिलवाया जाए। फारूक सत्तार का कहना है कि सिंध हुकूमत ने बल्दियाती निजाम के तहत इख्तियारात का जो कानून पास किया है वो कानून के ही मुनाफी है। कराची से कचरा उठाने के इख्तियारात वज़ीर आला के पास हों तो मेयर का क्या काम है? कचरा उठाने का इख्तियार भी और उसके सारे ठेके देने का इख्तियार भी वज़ीर आला और सिंध हुकूमत का हो तो फिर वसीम अख्तर मेयर कराची
फिर जनाब तैयब साहब मेयर हैदराबाद, तो फिर इन्हें किस लिए मुंतखब कराया गया है। इस मौके पर मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था कि सिंध में बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दिए ही नहीं गए, बाअसर अफराद के खिलाफ अवाम की जंग लड़ रहे हैं, दरख्वास्त का फायदा पूरे मुल्क को पहुँचेगा। उधर कराची पुलिस ने गधे की खालों को स्मगल करने वाले एक चीनी बाशिंदे और मियां बीवी समेत 7 मुल्जिमान को कस्टम के हवाले कर दिया। कस्टम ने गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदही पर मजीद खालें बरामद कर ली। इस हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे रजब अली से। जी रजब, आज कस्टम ने जो है वो कार्रवाई ऑर्गेनाइजेशन के जो डिप्टी कलेक्टर कस्टम है अली रजा तुराबी, हम उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। जी जो है अली रजा साहब, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज ही जो है पुलिस ने कार्रवाई की थी, अभी तो इनिशियल स्टेज है, इब्तदाई तौर पे ये पता लगा था कि जो 7 मुल्जिमान जो गिरफ्तार हुए 3 उनमें से मफरूर है और मजमूई तौर पे जो 7,500 से जायद खाले पुलिस ने बरामद की थी। आपने भी मजीद क्या कार्रवाई की? जब ये इंटरसेप्शन पुलिस ने की तो उन्होंने तमाम खालें मुल्जिमान हमारे सपोर्ट कर दी हैं, जिनको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और तफ्तीश का आगाज भी है, FIR भी डेफिनेटली इस पे है। तो ये हमें दौरान तफ्तीश पता चला कि कहीं और भी जो है ये खालें मौजूद हो सकती हैं उन्हीं मुल्जिमों में से एक ने, तो उस पर फिर हमारी एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने कार्रवाई की है। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं आपके पीछे जो मौजूद हैं कि ये बिल्कुल ताज़ा खालें हैं। शायद ये अभी जो वो दूसरी खालें आपने देखी है वो पीछे हैं, लेकिन वो जरा शायद पुरानी है, ये बिल्कुल फ्रेश हैं। तकरीबन 50 बोरे हमें एक मेक शिफ्ट गोडाउन जो था मेक शिफ्ट गोडाउन से हमें मिले हैं। हमारे साथ मौजूद थे डिप्टी कलेक्टर कस्टम अली रजा तुराबी, जो इस हवाले से हमें ब्रीफ कर रहे थे। अब हैरत अंगेज बात यह है कि अब ये गधे जो है वो कहाँ पर कटे, इनका गोश्त कहाँ गया, अब ये तहकीकात में ये बात सामने आएगी। इनका कहना है कि बारीक बीनी से इस हवाले से तहकीकात की जा रही है। गिरोह जो है वो कितना वसी है और किन किन इलाकों में ये कस्टम्स हुक्काम ने गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदेही पर मजीद खालें बरामद कर ली। बहुत शुक्रिया रजब अली। खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। केनवुड का DC इन्वर्टर AC, ये हुई ना सही बात, बचत। हाँ बचत। दिल चाहे जो मैं वही करूं, किसी से ना डरूं, ख्वाब जी ले। इंतजामिया ने घर खाली कराने की कोशिश की तो मालिक मकान ने घर को ही आग लगा दी। मालिक मकान का कहना है कि अदालत से हुक्म इम्तना लेने के बावजूद उनके घरों को गिराया जा रहा है। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ से भी, लेकिन इस मामले के हवाले से आपको बता रहे हैं जवेरिया, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, पुरानी सब्जी मंडी को IT यूनिवर्सिटी का क़याम यहाँ पे करना था। वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद में IT यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए यहाँ पर मुबैना तौर पर जो लोग यहाँ पर बैठे हुए थे गैर कानूनी तौर पर उनके घर जो है वो गिरा दिए गए हैं, जबकि घर के जो लोग थे वो लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना लेके आए, स्टे ऑर्डर लेके आए कि उनके घरों को ना गिराया जाए। जिसके बाद आज दोबारा से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से जो है वो घरों को दोबारा गिराने की कोशिश की गई। तो एक शख्स जिसका नाम अस्कर बताया जा रहा है, उसने ना सिर्फ अपने आप को आग लगाई है बल्कि उससे अपने अहले खाना और घर को भी आग लगाई है, जिसे रेस्क्यू 1112 ने फौरी तौर पे कार्रवाई करते हुए उसको बचा लिया है। लेकिन उसका कहना है कि अगर मजीद कार्रवाई की गई, उसके घर को गिराने की कोशिश की गई, तो ना सिर्फ वो अपने घर के जो अफराद है उनको आग लगा लेगा बल्कि खुद भी अपने आप को आग लगा के इसी जगह पे जो है वो दफन हो जाएगा, लेकिन अपने घर को किसी तौर पे भी जो है वो गिराने की अपडेट कर रही थी। शुक्रिया आपका। और न्यू खेल में आपको बताएं कि PSL स्पॉट फिक्सिंग में मुअत्तल क्रिकेटर शाहजेब हसन PCB एंटी करप्शन यूनिट के सामने पेश हो गए हैं। मुअत्तल क्रिकेटर शाहजेब हसन PCB एंटी करप्शन यूनिट के तंदोतेज सवालात का सामना कर रहे हैं। PCB एंटी करप्शन यूनिट ने शाहजेब हसन को दोबारा तहकीकात के लिए तलब किया था। PCB ने क्रिकेटर को 17 अप्रैल को एक और नोटिस ऑफ डिमांड जारी किया था। PCB तर्जुमान के मुताबिक शाहजेब हसन को एंटी करप्शन कोड की शेक 4.3 के तहत दोबारा तलब किया गया है। और तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ तफरीही सरगर्मियां भी तंदुरुस्त और तवाना रखने में मददगार साबित होती हैं। फैसलाबाद के डिविजनल पब्लिक स्कूल में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। इस हवाले से देखते हैं जवेरिया नजीर की रिपोर्ट।
रंग बिरंगे कपड़े पहने जमीन पर उछलते कूदते मौज मस्ती में मसरूफ ये बच्चे हैं डिविजनल पब्लिक स्कूल गुलाम मोहम्मदाबाद ब्रांच के, जहां स्कूल इंतजामिया ने बच्चों के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया। विदाउट स्पोर्ट्स है वो पब्लिक स्कूल कंप्लीट नहीं होता, तो ये हर साल एक इवेंट हम कराते हैं स्पोर्ट्स डे, जिसमें ऑलमोस्ट तमाम स्टूडेंट जो हैं वो पार्टिसिपेट कोशिश करते हैं कराएं। लड़कियों ने चाटी रेस पर जोर लगाया तो लड़कों ने गेम्स में हिस्सा लेने वालों का खूब लहू गरमाया। स्पोर्ट्स गाला में शरीक बच्चे और उनके वालिदैन खासे खुश दिखाई दिए। स्पोर्ट डे हमें हेल्दी और फिट रखता है, इसलिए मैं हर साल स्पोर्ट डे में पार्टिसिपेट करती हूँ। बहुत अच्छा लगा है। मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं होने चाहिए, क्योंकि इस तरह बच्चों में एक हेल्दी कंपटीशन का एटमॉस्फेयर जो क्रिएट होता है। बच्चों के लिए गेम्स में दिलचस्पी के लिए खानों का भी इख्तिमाम था। यही नहीं, जीतने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। तेज चुपती धूप भी स्पोर्ट्स गाला में शरीक बच्चों के हौसलों को पस्त न कर सकी। कैमरामैन साजिद मलिक के साथ जुवेरिया नज़ीर, फैसलाबाद। 70 और 80 की रिहाई में दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड अदाकार और सियासतदान विनोद खन्ना इंतकाल कर गए। 70 साला विनोद खन्ना कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। न दिल के पास सदा चुप रहना जाने। 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में पैदा होने वाले विनोद खन्ना ने मुंबई के अस्पताल में जिंदगी की आखिरी सांसें ली। कैंसर का मर्ज जानलेवा साबित हुआ। तेरा दुश्मन बनकर आ गया तेरे आगे मुश्किल। विनोद खन्ना ने 1968 में फिल्मी कैरियर का आगाज बतौर विलन किया, लेकिन जल्द ही अपनी दिलकश शख्सियत के बायस हीरो के किरदार में नजर आने लगे। यहाँ पर आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। शुमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब दत्ता खेल में अमरीकी ड्रोन हमले की इतलात है। ड्रोन हमले में कलअदम तंजीम के 6 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। ड्रोन हमले में बताया जा रहा है कि ये हमला किया गया है दत्ता खेल के इलाके जोए में। 2 मिसाइलों से शिद्दत पसंदों के ठिकानों को तबाह किया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, अमरीकी ड्रोन हमला हुआ है शुमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब दत्ता खेल के इलाके में ड्रोन हमले की इतलात हैं और इस हमले में कलअदम तंजीम के 6 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsnetwork.tk।